नमस्ते, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी को पता है, एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। 10th क्लास एंड 12th क्लास के एमपी बोर्ड एग्ज़ाम रनिंग में हैं। इसी को लेकर आज हम जो आपका 26 फरवरी 2024 को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर्स रहेगा, उसमें जो कुछ भी इम्पोर्टेंट्स उसके सिलेबस से रिलेटेड रेडियो सिलेबस को हटाकर आपका जो कुछ भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा वो आज आज की इस क्लास में हम उन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इसीलिए आज को मैं कुछ बेसिक आपको बातें बता देना चाहता हूँ कि ये जो पीडीएफ रहेगा इंग्लिश मीडियम में है, बट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इसे देख सकते हैं, क्योंकि जो भी आपको यदि कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो मैं उसको हिंदी को और मुझे लगता है कि यहाँ पे इसे डिस्कशन करना चाहिए तो उसे हिंदी में भी डिस्कशन करूँगा। आगे आज हम अभी इसे थोड़ी देर स्टार्ट करते हैं और आज ये फर्स्ट चैप्टर से लेके चारों सब्जेक्ट हमारे जो भी हिस्ट्री, इकोनॉमी और पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी रहेगा, तो उन सभी के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उन्हें हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप थोड़ा पैसेंस बनाए रखिए, क्योंकि यदि आपको स्कोर करना है, अच्छा स्कोर करना है सोशल साइंस के पेपर में, तो आपको पैसेंस बनाकर रखना पड़ेगा। जैसे कि चैप्टर फर्स्ट है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। हाँ, और 2 मिनट यदि आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप नंबर पर व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो और पीडीएफ के लिए मुझे मैसेज कर सकते हो इस नंबर पर। यदि आपको नंबर 8103 एट सॉरी 8103 268326 268326 इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो पीडीएफ के लिए। आगे अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट 2 मार्क्स 2 क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल मार्क्स 4 मार्क्स का है। तो इसके जो हम क्या करेंगे, जो नंबर वाइज डले हुए हैं आपके इस पीडीएफ में, उन टॉपिक्स को आप डिस्कशन करूंगा और आपके पास में जो भी आपका स्वयं का मटेरियल है, सेल्फ स्टडी जिससे आप कर रहे हो सकती है अध्ययन हो, गाइड हो, जो कुछ भी आपके पास में नोट्स फेयर कॉपी हो, तो उससे पढ़ लीजिए। बाकी जो आईएमपी टॉपिक्स से है, यहाँ पे जितना डिस्कशन हो सकेगा मैं उसका डिस्कशन करूँगा। तो अब स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो स्टार्ट। आईएमपी टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे चैप्टर फर्स्ट के, जैसे कि हम देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन एजेंडा 21 से रिलेटेड। ये 2 नंबर का मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। एजेंडा 21 क्या होता है? एजेंडा 21 बेसिक, इसमें ब्राज़ील का जो रियो डी जेनेरो का हम लोग चैप्टर फर्स्ट में पढ़ते हैं। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो एक सिटी है, वहाँ पर एक सम्मेलन होता है जिसमें एजेंडा 21 पर्यावरण सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर एक एजेंडा रखा जाता है कि अब हम इसके कंट्रोल करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ध्यान देंगे। तो इन्हीं सब के लिए रहा जाता है। उसके बाद में सेकंड टॉपिक से होता है बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज। देखो, क्वेश्चन कैसे भी आता है, आपसे इनको रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। मतलब बायो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि बायोटिक व्हाट इज अ बायोटिक रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल, मतलब अबायोटिक का भी आ सकता है। तो आपको जैसे बायोटिक और अबायोटिक को हम हिंदी मीडियम में क्या बोलेंगे, जैविक और अजैविक, है ना। बायोटिक रिसोर्सेज यानी जैविक रिसोर्सेज, मतलब जो हमें जीवों की जीवित वस्तुओं, सिंपल सा, हमें पूरे चैप्टर्स को वीडियो की लेंथ लंबी हो सकती है, इसलिए ज़्यादा हम डिटेली नहीं, बट हम आप लोगों को जितने भी इम्पोर्टेंट्स हो रहे हैं सारे चैप्टर्स से फास्टली रिवीजन करेंगे, है ना। एक 1 शॉर्ट रिवीजन आपका सोशल साइंस का पूरा हो जाएगा। बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है। तो बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है? बायोटिक रिसोर्सेज को हम जैविक, जो हमें जीवों से, जीवित वस्तुओं से, जैसे कि पेड़ पौधे प्लांट्स हो गए। अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होगा? अबायोटिक रिसोर्स वह रिसोर्सेज जिसमें निर्जीव, मतलब जो प्लांट्स के हटकर, मतलब जिसमें जीविक लिविंग विंग्स नहीं होते हैं, वो सारे अबायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से। मतलब आपको ये टॉपिक्स आपके अध्ययन से पढ़ना, जो भी हो आपके पास में फेयर कॉपी हो, वो पढ़ना ही है उससे,
रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपको बेसिक डिस्कशन में थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वह रिसोर्सेज क्या, कौन से रिसोर्सेज कहलाते हैं जिसका हम रिन्यूएबल, आपको पहले मैं इसका हिंदी बता देता हूँ। रिन्यूएबल यानी होता है नवीकरणीय संसाधन रिसोर्सेज, और नॉन रिन्यूएबल यानी दोनों रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है ना। नॉन रिन्यूएबल यानी अनवीकरणीय संसाधन। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वह रिसोर्सेज कहलाते हैं। रिन्यूएबल जैसे हम वाटर लेते हैं, वाटर क्या एक वाटर साइकिल हम पढ़ते हैं। वाटर साइकिल में क्या होता है, वेपराइजेशन होता है। वेपराइजेशन होने के बाद में वही पानी बाष्प बन के बादल बनते हैं, और बादल बन के ही वही रेन के रूप में बारिश रेनफॉल होती है। तो ये भी क्या होता है, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया, मतलब जिसको हम दोबारा से उपयोग कर सकते हैं, मतलब रिन्यू कर सकते हैं, वह क्या कहलाएगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाएगा। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या कहलाएंगे, जिसका हम दोबारा से उपयोग नहीं कर सकते, वह नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाएगा। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या और रहता है, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना। एलुवियल सॉइल्स काफ़ी बार आ भी चुका है, और एलुवियल सॉइल्स आने के चांसेस भी बने रहते हैं। एलुवियल सॉइल्स क्यों इंपॉर्टेंट्स होती है, क्योंकि भारत के आधे से अधिक भाग में क्षेत्र में पाई जाने वाली सॉइल को हम किस नाम से जानते हैं, एलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं। क्योंकि एलुवियल सॉइल को हिंदी में हम जड़ोड़ मिट्टी बोलते हैं, और जड़ोड़ मिट्टी इसकी आपको विशेषताएं अंतर में भी या डिफरेंस में भी आ सकता है, इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसकी विशेषताएं पता होनी चाहिए। जैसे कि हम एलुवियल सॉइल्स को ले तो एलुवियल सॉइल्स भारत के सबसे अधिक भाग में पाई जाने वाली सॉइल होती है। और ये सॉइल कैसी बनती है, तो रिवर्स के जो सैंडस्टोन होते हैं उनके द्वारा, ठीक है स्टार्ट। ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल को हम देख रहे हैं, तो एलुवियल सॉइल की विशेषताएं क्या हो सकती है कि भारत के सबसे अधिक भाग में पाए जाने वाली एलुवियल सॉइल होती है। और ये रिवर्स के जो सैंडस्टोन होते हैं, मतलब जो रिवर्स के द्वारा पहाड़ों से बहा के लाए जाने वाले कंकर होते हैं, मिट्टी के पत्थर होते हैं, उन्हें हम सैंडस्टोन कहते हैं। तो उनके ही बनने वाली सॉइल को हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। और ये हर साल नदियों के बहाव से उर्वरक होती है, तो ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है। प्रोडक्टिव होने के कारण ही भारत के सबसे अधिक भाग में पाई जाती है, इसीलिए भारत के नॉर्दर्न प्लेन में, मतलब उत्तर भारत के मैदान में ये सॉइल पाई जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में। फिर ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल पे हम क्या बात कर सकते हैं, ब्लैक सॉइल भारत के महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वाले रीजन में पाई जाने वाली सॉइल है। और ब्लैक सॉइल में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है कौन सी फसल क्रॉप्स का उत्पादन होता है, तो हम बता सकते हैं कपास का मोस्ट इम्पोर्टेंट, कपास का उत्पादन ब्लैक सॉइल में होता है। क्योंकि ब्लैक सॉइल में और इनका ब्लैक सॉइल का निर्माण फॉर्मेशन कैसे होता है, हम लोग बता सकते हैं कि वॉल्केनो के इरप्शन मानते हैं प्रायद्वीपीय भारत, जो पेनिनसुला पठार होता है, प्रायद्वीपीय भारत है, वो क्या वॉल्केनो के इरप्शन से बना हुआ है। तो वहाँ पे पाई जाने वाली ब्लैक सॉइल वॉल्केनो से बनी हुई है। और ब्लैक सॉइल में नमी को अपने पास रखने की क्षमता होती है। और हम लोग जो भी हमारी सॉइल से मिट्टी है, मिट्टी में एक कॉमन बात है, हमारे इंडिया में पाई जाने वाली सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तो हम लिख सकते हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, उसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है ना, और पोटेशियम फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है या फिर कम मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाकर भी लिख सकते हैं। और आई होप कि आप लोग सोशल के एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ो, उस सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना यू विल बी कंपलसरी रहेगा, है ना, आपको करना ही चाहिए, तभी तो आपको मार्क्स मिलेंगे। आगे हम सॉइल कंजर्वेशन को समझते हैं। सॉइल कंजर्वेशन हर साल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के रूप में होता है ना। तो चैप्टर फर्स्ट में सॉइल कंजर्वेशन यानी मृदा संरक्षण है ना। मृदा का संरक्षण करने के लिए हम कौन कौन सी विधि का, किस प्रकार के टॉपिक्स, मतलब किस प्रकार की कर सकते हैं, मृदा का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उसे हमें बताना है। तो सॉइल कंजर्वेशन मतलब मृदा संरक्षण को करने के लिए हम प्लांटेशन कर सकते हैं, मतलब बहुत अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं। पेड़ लगाने से क्या होती है, जो मिट्टी, पेड़ों की जड़ें बहुत दूरी तक फैली हुई होती है, ज़मीन के नीचे भी लंबी लंबी, तो वो मिट्टी को बांध कर रखती है। तो उससे क्या होता है, सॉइल कंजर्वेशन होता है। और खेतों में क्या किया जाता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वो अपने साथ मिट्टी भी बहाकर ले जाती है। तो हम खेतों में मेड़ बनाकर या फिर उससे कुछ आगे रुकावट लगाकर भी सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। आगे चैप्टर फर्स्ट हमारा इसी के साथ में कंप्लीट होता है, क्योंकि 2 नंबर का था। और ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड आप सभी को पता है, जैसे कि ज्योग्राफी हमारा टोटल मार्क्स 27 मार्क्स का है। तो आगे चैप्टर सेकंड में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में
1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, टोटल 4 मार्क्स का है। आपको कौन कौन से मैं बेसिकली बता देता हूँ टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। रिजर्व फॉरेस्ट पढ़ना है। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है? रिजर्व फॉरेस्ट के बाद में आपको प्रोटेक्ट फॉरेस्ट पढ़ना है और प्रोटेक्ट फॉरेस्ट के बाद में आपको अनक्लॉज फॉरेस्ट पढ़ना है। अनक्लॉज फॉरेस्ट क्या होता है? अनक्लॉज फॉरेस्ट के बाद में आपको चिपको मूवमेंट पढ़ना है। ठीक है, ये टॉपिक्स जाकर आपको अपने अध्ययन में पढ़ने हैं। आपको 1 मिनट बेसिकली मैं समझा देता हूँ ये रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट क्या होता है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट आरक्षित वन को कहा जाता है, मतलब जिसे गवर्नमेंट्स के द्वारा, सरकार के द्वारा आरक्षित किया जाता है, वह रिजर्व फॉरेस्ट कहलाते हैं। उनमें किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां, जिसे मतलब ह्यूमन डिस्टर्बेंस नहीं होता है, मनुष्य का आना जाना नहीं होता है, उसे रिजर्व फॉरेस्ट होता है। मतलब ह्यूमन डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, इसके कुछ एरिया, मतलब एक मेजर जोन होता है, वहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है। बाकी आप अदर जो रीजन होता है वहाँ पर ह्यूमन बींग्स या भी जो लकड़ी के वुड्स होती हैं उनको कलेक्ट करने के लिए जा सकते हैं। जो जनजातीय ट्रैवल्स लोग होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट फॉरेस्ट कहते हैं। अनक्लोज फॉरेस्ट, जहाँ पर बहुत कम, मतलब जहाँ पर कोई ज़्यादा प्रतिबंध नहीं होता है, उसे अनक्लोज फॉरेस्ट बोलते हैं। और चिपको मूवमेंट क्या है? चिपको मूवमेंट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, आपको पता होना चाहिए कि चिपको मूवमेंट उत्तराखंड से रिलेटेड है और यहाँ पर वृक्षों का, मतलब जो फॉरेस्ट कटिंग हो रही थी तो उसके लिए संरक्षण किया गया था। और मतलब वृक्षों को चिपक कर वहाँ की जो लोग थे जनजातीय, मतलब वहाँ के जो निजी लोग थे, उन्होंने वृक्षों को काटने से रोका था। और इसमें एक पर्सन्स का, व्यक्ति का नाम याद रखना है, सुंदरलाल बहुगुणा का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, जो कि आप वहाँ के इस मूवमेंट था, उस मूवमेंट के लीडर थे। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको मूवमेंट्स के लीडर थे। फिर ऑब्जेक्टिव पर हम आते हैं। आप सेकेंड चैप्टर से क्या क्या ऑब्जेक्टिव बनते हैं ना, उन सभी ऑब्जेक्टिव पे एक फास्टली रिवीजन करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम की वैसे ही कमी है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में पड़ता है? तो टाइगर रिजर्व क्या होता है? हमारे यहाँ टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? समथिंग 45 के समथिंग है। सरिस्का टाइगर रिजर्व हमारे मध्य प्रदेश में भी टाइगर स्टेट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 6 टाइगर रिजर्व है। पन्ना टाइगर रिजर्व बहुत सारे, पर सरिस्का टाइगर रिजर्व किसे, जहाँ पर टाइगर्स को कंजर्वेशन किया जाता है। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में पड़ता है, सबको याद होना चाहिए। उसके बाद में सरिस्का टाइगर रिजर्व के बाद में भैरवदेव सेंचुरी कहाँ पे पड़ेगी? आपके राजस्थान में ही पड़ेगी। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको कुछ यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि मुंडा कम्युनिटी कौन से रीजन में पाई जाती है, मतलब कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। मुंडा कम्युनिटी का मतलब, मुंडा एक जनजाति का नाम है। ठीक है, संथाल कम्युनिटी रीजन मतलब संथाल जनजाति कौन से रीजन में पाई जाती है? तो आपको इन दोनों का आंसर छोटा नागपुर है। ठीक है, मतलब छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में ही दोनों, जो मुंडा कम्युनिटी है और संथाल कम्युनिटी है, छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। फिर उसके बाद में आगे हम देखते हैं महुआ का साइंटिफिक नेम क्या है। महुआ का साइंटिफिक नेम बताना है, तो महुआ का साइंटिफिक नेम क्या है? बेसिया लैटिफेलिया, है ना, सबको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे नेक्स्ट ईयर इसके पहले वाले एग्जाम में मैंगो का साइंटिफिक नेम आ चुका है। मैंगो का साइंटिफिक क्या था? मैंजीफेरा इंडिका होता है नाम। तो उसी प्रकार से आपका महुआ का साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए, वेसिया लैटिफेलिया। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कदम्ब साइंटिफिक नेम, मतलब कदम्ब का एक पेड़ होता है, तो उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? कदम्ब के साइंटिफिक नेम होता है एंथोकैपिलस कदम्ब। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, एंथोकैपिलस कदम्ब। और उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा टर्मिंड है, टर्मिंड का आपको साइंटिफिक नेम बताना है, तो इसका क्या होता है? टर्मिंड इंडिका होता है ना साइंटिफिक नेम, आपको थोड़ा सा इधर लिखा हुआ है। बाकी इस सब के आपको साइंटिफिक नेम आप लोगों बुक से एक बार देख सकते हो। बाकी आगे हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेस है, तो इसमें 1 मार्क्स 1 ऑब्जेक्टिव है, तो इससे जल्दी हो जाएगा, है ना। वो ऑब्जेक्टिव भी देखना है, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव चैप्टर 3 से वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो फर्स्ट में तो आपको यही पता होना चाहिए वाटर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है या फिर रिन्यूएबल है ना, मतलब नवीकरणीय या अनवीकरणीय। तो वाटर एक नवीकरणीय संसाधन है, जिसे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। द डिजर्ट ऑफ राजस्थान एंड वुमेन बैलेंसिंग मैनी मटकास ईस्टर्न पार्ट यूज द कलेक्टिंग एंड
सॉर्टिंग वाटर, वाटर सॉर्टिंग, ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, एक स्पेशल वर्ड्स के तौर पे दिया गया था मटकास क्या होता है। तो राजस्थान वाले क्षेत्र में क्या होता है, वाटर की सॉर्टिंग होने पे मतलब जब जल की कमी पड़ती है तो क्या करते हैं, राजस्थान में जो वुमेन्स होती हैं, महिलाएं होती हैं, बहुत लंबी दूरी तय कर कर अपने मतलब मटका रखती हैं, अपने माथे पर रख कर बहुत दूर से वाटर को कलेक्ट करके लेकर आती है। तो उसके बारे में बताया गया कि मटकास क्या होते हैं। फिर आगे इसी में हम आगे बढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम जो कि सबसे भारत का बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं इस पर चलाई जा रही हैं। सरदार सरोवर डैम किस नदी पर बनाया गया है, आपको पता होना चाहिए किस नदी पर बनाया गया है सरदार सरोवर डैम। तो नर्मदा रिवर पर गुजरात में बनाया गया है। फिर उसके बाद में हीराकुंड प्रोजेक्ट, हीराकुंड नदी मतलब हीराकुंड जो बहुउद्देशीय परियोजना मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। आप सभी को पता है डैम बनाए जाते हैं, डैम से बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी नहरों से खेतों में पानी दिया जाता है और मछली पालन में मतलब फिशिंग किया जाता है। तो बहुत सारे यूज़ होते हैं, मतलब इनके एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं, वो आपको क्वेश्चन में चर्चा करनी है। हीराकुंड प्रोजेक्ट किस रिवर पे है, आपको रिवर याद रखना है मेन तो। जैसे सरदार सरोवर हमने याद रखा नर्मदा रिवर पे है गुजरात में, है ना, यू विल बी याद कंपलसरी होना चाहिए, नर्मदा रिवर पर है गुजरात में। फिर हीराकुंड प्रोजेक्ट किस नदी पर है, हीराकुंड प्रोजेक्ट महानदी पर है ना, हीराकुंड प्रोजेक्ट महानदी पर है, जो कि महानदी रिवर पे ही है ना। फिर भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट सतलज ब्यास रिवर पर है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सतलज ब्यास रिवर है ना, ये सतलज ब्यास और रिवर, ठीक है, सतलज ब्यास रिवर पे है। फिर उसके बाद में हम आते हैं तो जवाहरलाल नेहरू ने के एक स्टेटमेंट है, उन्होंने आज़ादी के टाइम पे 15 अगस्त 1947 को बहुत सारी आज़ाद होने के बाद में हमारे देश में नई नई परियोजना लाए। तो परियोजना लाने से उन्होंने क्या बोला, जब एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाए गए तो उन्होंने उनके बारे में स्टेटमेंट दिया कि जवाहरलाल नेहरू ने प्राउडली प्रोक्लेम द डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, कि डैम को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। किसने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है ना, मतलब टेम्पल्स मॉडर्न इंडिया टेम्पल्स, है ना, किसको कहा है, डैम को, प्राउड क्लेम, है ना, उन्होंने प्राउडली क्लेम करा था। फिर आगे इसके आगे इम्पोर्टेंस क्या है हमारा, द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया वर्ल्ड, मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश मासिनराम में होती है, जो कि मेघालय में आता है। मेघालय एक स्टेट है हमारा, है ना, जो कि नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है भारत के पूर्वी भाग का, और मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेघालय के मासिनराम में सबसे ज़्यादा, विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश होती है वर्ल्ड में, है ना, और मेघालय की राजधानी शिलोंग है। फिर उसके बाद में इंडिया लॉन्गेस्ट कैनल, इंदिरा गांधी कैनल राजस्थान में। आपको पता होना चाहिए इंडिया लॉन्गेस्ट कैनल, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो इसकी भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी कैनाल, मतलब इंदिरा गांधी नहर, जो कि कहाँ है, आपके राजस्थान में है। फिर उसके बाद में बैम्बो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। देखो पुराने ज़माने में क्या होता था, पाइप वगैरह ना होते थे, तो बैम्बो यानी बांस के, है ना, बांस में क्या आपको पता होगा कि बांस अंदर से खोखले होते हैं, तो उसमें बैम्बो में क्या होता है, पानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता था, तो मतलब वो रखते थे और पानी इधर से भरते थे उधर पे चला जाता, तो उससे इरिगेशन यानी सिंचाई होता है ना। तो बैम्बू से सिंचाई करने की एक सिस्टम था, तंत्र था, पद्धति थी। तो वह कहाँ पे थी, आपको कौन से स्टेट का नाम पता होना चाहिए, तो मेघालय में जल मतलब इसका यूज़ करते थे, इस प्रकार की इरिगेशन सिस्टम का। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, चैप्टर 4 आ गया। चैप्टर 4 ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर है, जिसका 1 ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का एक क्वेश्चन से, टोटल 3 मार्क्स एग्रीकल्चर चैप्टर से, ठीक है। तो एग्रीकल्चर चैप्टर्स का हम डिस्कशन करते हैं, इनके आईएमपी टॉपिक्स क्या है। प्रीमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग आपको पढ़ना है, इसमें चैप्टर से आपके पास जो भी मटेरियल हो उसमें से आपको प्रीमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग के बारे में पढ़ना है, क्या होती है प्रीमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, है ना, प्रीमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। और झूमिंग एग्रीकल्चर क्या होता है, फिर कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, रबी खरीफ और जायद, ठीक है। इसके बारे में आपको 1 मिनट में बेसिकली थोड़ा बहुत बता देता हूँ, फिर आपको एक बार इनको घर से याद करके पढ़कर भी जाना है एग्ज़ाम देने। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग क्या होता है, जो कि मतलब निर्वाह
जीवन निर्वाह के लिए जो खेती की जाती है उसे हम प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग कहते हैं। इसे हिंदी में जीवन निर्वाह खेती बोलते हैं। मतलब जैसे गेहूं का उत्पादन क्यों करते हैं? मतलब पहले के ज़माने में लोग अपना पेट भरने के लिए गेहूं का उत्पादन करते थे। और इसी के जैसे कमर्शियल फार्मिंग मतलब व्यापार करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊं, गेहूं का उत्पादन हम लोग खाने के लिए करते हैं, बट यदि कपास का उत्पादन करते हैं तो कपास के इसके सारे वस्त्र बनाकर हम लोग पहन लेते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। तो हम क्या कपास का बेचते हैं। जैसे सोयाबीन का उत्पादन ऐसा तो नहीं है कि सोयाबीन को हम खाते हैं, सोयाबीन का उत्पादन हम बेचने के लिए ही करेंगे, और जिससे फिर ऑयल निकलता है, ऑयल निकलने के बाद में हम उस ऑयल का कंज्यूम करते हैं। उसी प्रकार से प्रिमिटिव सब्जी निर्वाह कृषि होती है, मतलब जीवन यापन कृषि। फिर झूमिंग एग्रीकल्चर क्या होता है? सबको पता। पुराने ज़माने में क्या होता था, वो इतने फर्टिलाइज़र नहीं होते थे, खाद नहीं होते थे, उर्वरक नहीं होते थे, तो दवाइयाँ नहीं होती थी। तो क्या होता था, जो भूमि होती थी वहाँ का उत्पादन क्षमता घट जाती थी। तो पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, जो अनप्रोडक्टिव लैंड हो जाती थी, भूमि अनप्रोडक्टिव हो जाती, तो वो वहाँ से अपना जो भी सामान होता था मतलब उनका वो दूसरी जगह शिफ्ट कर लेते थे और वहाँ पर खेती करने लगते थे। कुछ समय बाद वो भूमि भी जबल से प्रोडक्टिव हो जाती थी, तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जिस प्रकार की खेती करते थे उसे झूमिंग एग्रीकल्चर या झूमिंग फार्मिंग कहते हैं ना। कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है? कमर्शियल फार्मिंग बताया अभी, जैसे कि व्यापार करने के लिए किसी चीज़ का हम उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शंस करते हैं, उसे हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। फिर क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? क्रॉपिंग पैटर्न मतलब हम फसल का हमारे भारत में फसल किस प्रकार से किस पैटर्न पे उगाई जाती है या बोई जाती है। जिसमें हम लोग 3 प्रकार के, हमारे आप सभी को पता है, 3 रबी की क्रॉप्स होती हैं, खरीफ की क्रॉप्स होती हैं और जायद की क्रॉप्स होती हैं। एग्जाम्पल आपको तीनों को अच्छे से पता होना चाहिए। डिफरेंस आए तो डिफरेंस भी लिख सको, क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन भी लिख सको। 1 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। जैसे कि रबी की क्रॉप्स का हम लोग पहले खरीफ की क्रॉप्स की बात करते हैं। खरीफ की क्रॉप्स क्या होती है? जिसे जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है ना, फर्स्ट। और ये कौन से सीज़न में उगाई जाती है? तो रैनी सीज़न में, है ना, मतलब बारिश के सीज़न में होती है। और खरीफ क्रॉप्स के तीसरे नंबर पे हम एग्जांपल बता सकते हैं। क्या क्या एग्जांपल बता सकते हैं हम इसमें हम बता सकते हैं सोयाबीन बता सकते हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, और सबसे बड़ी तो हम राइस, है ना, जिस धान की फसल आप लोग बोलते होंगे, राइस वगैरह का भी, वीट नहीं, है ना, राइस एंड सोयाबीन, है ना, खरीफ की क्रॉप्स में। फिर हम रबी की क्रॉप्स आती है, तो रबी की क्रॉप्स की हम बुआई कब करते हैं? सितंबर अक्टूबर में इसकी बुआई की जाती है रबी की क्रॉप्स की, और मार्च अप्रैल में इसे काटा जाता है। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल में हम बता सकते हैं? बीट, ग्राम बता सकते हैं। बीट यानी गेहूँ होता है, चना यानी ग्राम, है ना। तो इसकी सितंबर अक्टूबर में बुआई की जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। उसके बाद में जायद की क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जो इनको छोड़कर वेजिटेबल्स होती हैं गर्मियों के दिनों में, सब्जी भाजी। या इसके बाद में हम बता सकते हैं कि जो वाटरमेलन होते हैं गर्मियों के दिनों में, वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये सारे जायद की क्रॉप्स में हम इन्वॉल्व करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ में। आगे मिलेट्स के बारे में बताया है, ज्वार, बाजरा और रागी क्या होता है। तो मिलेट्स क्या होते हैं? मिलेट्स मोटे अनाज को कहा जाता है। और मोटे अनाज कौन कौन से होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा विटामिन, प्रोटीन वगैरह सब कुछ होता है? वो ज्वार, बाजरा और रागी कहलाते हैं, ठीक है। ये आ सकते हैं ना, क्योंकि 2023 को मिलेट्स ईयर्स बनाया गया। इंडियन कॉफ़ी इज़ द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड्स क्वालिटी द अराबिका वेराइटी। देखो, भारत में कॉफ़ी की अच्छी, इसको हिंदी में ट्रांसलेशन में कर रहा हूँ, सब लोग हिंदी। वर्ल्ड मतलब विश्व की एक अच्छी कॉफ़ी की प्रजाति अपने भारत में उगाई जाती है, जिसकी वैरायटी का नाम क्या है? अराबिका वैरायटी, ठीक है। अराबिका कॉफ़ी की एक वैरायटी है जिसका हमारे भारत में उपयोग किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप क्या होता है? मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर होता है तो एग्रीकल्चर में क्या हम खेती करते हैं, वैसे ही हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? फ्रूट्स और वेजिटेबल की खेती करते हैं ना। आप सभी को पता होना चाहिए हॉर्टिकल्चर किससे रिलेटेड है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से रिलेटेड है। फिर उसी प्रकार से जैसे हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से रिलेटेड है, तो सेरीकल्चर किससे रिलेटेड है? सेरीकल्चर कॉटन, सिल्क और फाइबर, मतलब सिल्क रेशम को बोलते हैं, रेशम का उत्पादन सेरीकल्चर के किसका उत्पादन करते हैं? आपसे पूछा जाए कि सेरीकल्चर
इज ए प्रोडक्शंस, मतलब किसका प्रोडक्शंस होता है, तो कॉटन सिल्क वगैरह है ना, जो फाइबर से रिलेटेड होते हैं। सिल्क यानी रेशम होता है ना, कॉटन यानी कपास, सभी को पता है। द ग्रीन रेवोल्यूशन। अब इसके बाद में इसी चैप्टर से आगे ऑब्जेक्टिव ग्रीन रेवोल्यूशंस के बारे में बन सकता है, या फिर क्वेश्चन भी आ सकता है हरित क्रांति क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। जिसमें बीट एंड राइस, मतलब गेहूं और चावल का उत्पादन हुआ था, ठीक है। और ग्रीन रेवोल्यूशंस कब हुई थी, तो 1960-1970 में। मतलब देखो, एक बेसिक बैकग्राउंड बताऊं तो क्या होता है, हमारा देश पर जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है, तो उस समय हमारा भारत एक खाद्यान्न पर भी आत्मनिर्भर नहीं होता है। मतलब हमारे पास में इतना भी अनाज नहीं होता है कि हम हमारी देश की जनता को उसको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा सकें। तो हम लोग क्या करते हैं, अमेरिका से आयात करते हैं अनाज। बट फिर अमेरिका से हमारा पाकिस्तान के से 1962 में युद्ध हो जाता है, तो अमेरिका हमारा अनाज बंद कर देता है। उसके बाद में क्या होता है, अनाज बंद करने से प्रॉब्लम्स आती है, और उससे समय हमारे एक वैज्ञानिक का नाम होता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जो कि यहाँ पे अभी लिखा गया है। तो डॉक्टर फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशंस किसे कहा जाता है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। 1960-1970 में इन्होंने हाई इल्ड वैरायटी के वीट एंड राइस के बीसेड्स का यूज़ किया था। मतलब इनके बीजों का यूज़ करके अच्छे से अधिक हमारे पंजाब और हरियाणा जैसे, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक से अधिक इसका प्रोडक्शन उत्पादन किया था, जिससे ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शंस भी हो रहा, हम अपने जो खाद्यान्न होता है उसमें हम आत्मनिर्भर भी बन गए। मतलब इतना ज़्यादा प्रोडक्शंस होना लगा कि हम लोग खुद भी खाएं, हम आत्मनिर्भर हो गए। और आगे आगे हम वाइट रिवॉल्यूशंस को देखते हैं। वाइट रिवॉल्यूशंस ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, इसे श्वेत क्रांति कहते हैं। और इसमें मिल्क का प्रोडक्शंस, मतलब दुग्ध का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ था। और वैसे भी मिल्क के प्रोडक्शंस में हमारा देश, जो कि भारत, विश्व में प्रथम स्थान पर है ना। उसके बाद में आपको इसी चैप्टर्स में भूदान ग्रामदान आंदोलन याद रखना है। भूदान ग्रामदान आंदोलन किससे रिलेटेड है, तो महात्मा गांधी और विनोबा भावे का आपको इसमें नाम याद रखना है। और ये क्या था, एक जब हम आज़ाद हुए थे तो फिर जमींदारों के पास में बहुत ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी। मतलब एक किसान के पास में 2-2, 3-300 एकड़ ज़मीन हुआ करती थी। तो उन ज़मीनों को किसानों में बांटा गया था। उसे ब्लड लेस रिवोल्यूशंस भी बोलते हैं, क्योंकि बिना किसी खून, मतलब खून खराबे के, और अच्छे से विनोबा भावे और महात्मा गांधी जी द्वारा भूमि का सभी को दान किया गया था, जहाँ पे जो भी पर्सन्स हुआ करते थे। इसीलिए ब्लड लेस रिवोल्यूशंस कहा जाता है। फिर चैप्टर 5 से आता है। चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में है। तो चैप्टर 5 में आपको मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में है। तो पर इस चैप्टर से आपका एक मैपिंग क्वेश्चंस आता है। तो मैपिंग क्वेश्चंस आपको किस प्रकार से तैयार करना है, तो आपको 4 नंबर के एक क्वेश्चंस रहेगा। उस क्वेश्चंस के लिए आपको ज्योग्राफी बुक का, देखो मैप्स तो ऐसी सभी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट्स होते हैं, बट आपको स्पेशली चैप्टर 5 का जो मैप है, मैप मतलब जितने भी मैप्स हैं हमारे चैप्टर 5 में, ज्योग्राफी के चैप्टर 5 में, उन मैप्स के अंदर जो जो लोकेशन है, उन लोकेशन को हमको बहुत ध्यान से, लोकेटेड जितने भी नाम लिखे हैं उन्हें अच्छे से पढ़ना है, और वो कहाँ पर हैं। उससे आपका 5 नंबर का जो चैप्टर 5 का क्वेश्चन है 4 नंबर का, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम चैप्टर 6 में आते हैं। ज्योग्राफी के चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसमें 2 मार्क्स से 2 ऑब्जेक्टिव का और 2 नंबर के एक, मतलब 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है। टोटल मार्क्स 4 मार्क्स का है। इसके आईएमपी टॉपिक्स देखते हैं। क्या आपको फर्स्ट तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब पता होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है विनिर्माण, और इंडस्ट्री का मतलब औद्योगिक। मतलब विनिर्माण उद्योग मतलब जहाँ पर उद्योगों का से दूसरी वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है, उन्हें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहते हैं, है ना। और क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डीपली आपको चैप्टर में अंदर, देखो यहाँ पे मैं इतना डीपली आपको नहीं डिस्कशन कर सकता, बट आपको चैप्टर में आपकी बुक में जाना है। बुक के अंदर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री एक टॉपिक से, वहाँ पे आपको देखना है किस अलग अलग, मतलब इसके एरिया के बेस पे, उसके लागत के बेस पे, और इनके अलग अलग बेस पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, उसको आपको देख कर आना है ना। मतलब कच्चे माल के आधार पर भी उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। तो और जैसे क्रॉप्स पर, मतलब फसलों पर एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री कौन कौन सी हो सकती है, जहाँ पर आटा वगैरह बनाया जाता हो, गेहूँ वगैरह, चावल इंडस्ट्री, दाल मिल, ये सारी हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है। उसी प्रकार से आपको देखना है चैप्टर के अंदर सभी। उसके बाद में इस चैप्टर से आपके पॉल्यूशन
से रिलेटेड एयर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, मतलब वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा आपका वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव लिखिए, जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव लिखिए। इसे ही एक मृदा प्रदूषण, मतलब आजकल भूमियों में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग दवाई जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको डालते हैं, तो उससे रासायनिक फर्टिलाइजर डालने से भूमि को हानि पहुंचती है और भूमि की जो प्रोडक्टिविटी क्षमता होती है वो ख़त्म होती है। उसी प्रकार से नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन तो आपको पता ही है, हमारे वायुमंडल में जो अवांछनीय हानिकारक गैसें होती हैं उससे एयर पॉल्यूशन होता है। वाटर में अशुद्ध कण मिल जाते हैं जिससे कि वाटर पॉल्यूशन होता है, नालियों के पानी वगैरह। नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होगा, नॉइज़ पॉल्यूशन यानी शोर प्रदूषण मतलब बहुत, जब एक ध्वनि ऐसी हो जाए कि वह कानों को चुभने लगे और जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट मतलब हो सकता है, माइंड में मानसिक गतिविधियों में, मानसिक मस्तिष्क में अलग अनुभूति हो, तो उससे हम नॉइज़ पॉल्यूशन बोलेंगे, है ना। और फिर थर्मल, आपको पता होना चाहिए क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह, मतलब फिर आपको एक फैक्ट याद रखना है। फैक्ट क्या है आपका, टिस्को के बारे में। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है ना, टिस्को को बोलते हैं, जमशेदपुर में है और जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं है। और जमशेदजी टाटा द्वारा, टाटा कंपनी के जो स्थापना माना जाता है जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी, द्वारा स्थापित 1907 में है। तो आपको पता होना चाहिए 1907 में टिस्को की स्थापना हुई थी, जमशेदपुर में हुई थी और जमशेदजी टाटा के द्वारा, इसीलिए इस शहर का नाम भी जमशेदपुर पड़ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। आज मुझे लगता है कि हम लोग ओनली फॉर ज्योग्राफी के ही चैप्टर्स रिवाइज कर पाएंगे। ज्योग्राफी के 7 चैप्टर्स का नाम है लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था, हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसकी जीवन रेखा, है ना। लाइफलाइन क्या है, तो 3 मार्क्स 1 मार्क्स 3 ऑब्जेक्टिव है, 1 मार्क्स क्वेश्चन से, 2 मार्क्स 2 क्वेश्चन है ना, मतलब टोटल 7 मार्क्स का है। इसमें से 7 मार्क्स का मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हम इसे थोड़ा अच्छे से डीपली थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है, आपको चैप्टर्स में जाके वही वो अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फिर लैंड मतलब भूमि, रोडवेज, रेलवे और पाइपलाइन, मतलब ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया गया है कि भूमि से कौन कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है। तो भारत का सबको पता होना चाहिए, विश्व में वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क, सड़क नेटवर्क में विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क किस कंट्री का, तो इंडिया का ही है ना। और फिर रेलवे नेटवर्क, चौथा नेटवर्क है रेलवे में, है ना, मतलब भारत का विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे लाइन बिछाई गई है भारत में। फिर पाइपलाइन है ना। फिर वाटर इनलैंड ओवरसीज होता है, मतलब इनलैंड मतलब नदियों के अंदर भी होता है और सी मतलब समुद्र में भी होता है। फिर एयर ट्रांसपोर्ट, इंटरनेशनल एयरवेज, है ना। और फिर आपको इसी में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे पता होना चाहिए, इसे हिंदी में बोलते हैं, ये सब को आपको हिंदी में पता ही होगा, है ना। इंटरनेशनल हाईवे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई, है ना, यात्रा। फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे को हिंदी में क्या बोलेंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज हाईवे, है ना, मतलब स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग। ठीक है, तो मार्ग क्या होता है, हमारे जो इम्पोर्टेंट 4 सिटीज़ है इंडिया की, मतलब इम्पोर्टेंट 4 शहर, महत्वपूर्ण शहर है, उनको कनेक्ट किया गया सड़कों के माध्यम से। कौन कौन से शहर है, तो दिल्ली के बाद में मुंबई, है ना, बड़ा शहर, मुंबई के बाद में चेन्नई के बाद में कोलकाता। इन चारों शहर को एक स्वर्णिम चतुर्भुज के तौर पर इनको सड़क मार्ग से जोड़ा गया है, इसीलिए इसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे कहते हैं। फिर आपको मतलब स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं ना। तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन वगैरह क्या होता है ना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या है, मतलब एक देश से दूसरे देश का जो व्यापार होता है वो इंटरनेशनल व्यापार। और क्या, फिर आपको एक फैक्ट याद रखना है, जिससे इससे जो भी ऑब्जेक्टिव बने ना आपको कन्फर्मली अटेम्प्ट करना ही है। शेरशाह सूरी मार्ग इज़ ए कॉल्ड नेशनल हाईवे 1। इसमें क्या बताया गया है कि जो शेरशाह सूरी मार्ग है उसे नेशनल हाईवे 1 के नाम से जाना जाता है। विडविन, ये नेशनल हाईवे 1 जिसे शेरशाह सूरी के मार्ग के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो आपको याद होना चाहिए दिल्ली से अमृतसर के बीच में, है ना, दिल्ली टू अमृतसर इसका लेंथ है। फिर नेशनल हाईवे, मतलब नेशनल हाईवे कौन बनाता है, तो आपको पता होना चाहिए पीडब्ल्यूडी विभाग सुना होगा, है ना, लोक निर्माण विभाग बोलते हैं हिंदी में, पीडब्ल्यूडी। तो नेशनल हाईवे मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग कौन बनाता है, सेंट्रल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ना, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट।
फिर स्टेट हाईवे मतलब राज्य सड़क कौन बनाते हैं, तो स्टेट PWD डिपार्टमेंट, भाई सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है ना। फिर डिस्ट्रिक्ट रोड कौन बनाता है, तो जिला परिषद बड़े वगैरह। फिर VRO को आपको पता होना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट आ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। VRO की स्थापना कब हुई थी, इसे हिंदी में बोलते हैं सीमा सड़क संगठन, है ना। BRO को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसे सीमा सड़क संगठन बोलते हैं। इसका स्थापना 1960 में हुई थी, लिखा है ना BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इस्टेब्लिश इन 1960 1960 में BRO की स्थापना हुई थी। फिर द फर्स्ट ट्रेन मुंबई टू थाने के बीच में, आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए, अब शायद पता भी होगा बहुत सारे बच्चों को। पहली ट्रेन कब से लेके कब मतलब कब चलाई गई थी और कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, 1853 में चलाई गई थी, आपको पता होना चाहिए। और मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी, मुंबई टू थाने, मुंबई में थाने जगह है वहाँ पे, उनके बीच में ट्रेन चलाई गई थी 1853 में चलाई गई थी। फिर भारत में कुल कितने रेलवे जोन है, तो 18 रेलवे जोन है अभी वर्तमान में प्रेजेंट में। फिर द गंगा रिवर इलाहाबाद टू हल्दिया नेशनल वाटरवेज फर्स्ट, आपको पता होना चाहिए कि जैसे नेशनल हाईवे होते हैं ना, वैसे वाटरवेज होते हैं। तो फर्स्ट वाटरवेज कहाँ से लेके कहाँ तक है, तो नेशनल वाटरवे नंबर फर्स्ट इलाहाबाद से हल्दिया तक है ना, गंगा रिवर भी इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद टू हल्दिया, नेशनल वाटरवेज नंबर फर्स्ट। फिर द ब्रह्मपुत्र रिवर पे सदिया से धुबरी के बीच में, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर नेशनल वाटरवेज सेकेंड है ना, नेशनल वाटरवेज सेकेंड है, कहाँ से लेके कहाँ तक है, तो सदिया से धुबरी तक, ठीक है। फिर कांडला अल्सो नाउ एज द दीनदयाल पोर्ट, आपको पता होना चाहिए कांडला पोर्ट को दीनदयाल पोर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये चैप्टर्स के अंदर के ऑब्जेक्टिव है, आपको सबको पता होना चाहिए। कांडला पोर्ट को किस नया नाम रखा गया है, दीनदयाल पोर्ट, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम आगे, इसी में इम्पोर्टेंट से है, मुंबई इज़ द बिगेस्ट पोर्ट, मतलब मुंबई के अंदर जो सबसे बड़ा पोर्ट है उसका नाम क्या है, स्पेसिफाइक नेचुरल एंड वेल्थ सेफर्ट्स हावियर द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, है ना। उस जो मुंबई के अंदर बड़ा पोर्ट है उसका नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, है ना। पोर्ट क्या होते हैं सबको पता है ना, जहाँ पर जहाज़ों के स्टेशन होते हैं ना, जैसे रेलवे स्टेशन होता है वैसे जहाज़ के स्टेशन को क्या बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं। हिंदी में इसे बंदरगाह कहा जाता है, तो बंदरगाह यानी पोर्ट होता है। अब आगे आपको ये भी फैक्टोन याद रखना है, ऑब्जेक्टिव से यहीं से बनेंगे, ध्यान रखना है इस बात का, है ना। तूतीकोरिन पोर्ट कहाँ पे है, तो तूतीकोरिन पोर्ट आपको याद रखना है। तूतीकोरिन पोर्ट तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु टी से, तूतीकोरिन तमिलनाडु टी से, ठीक है, तूतीकोरिन भी टी से। फिर मंगलोर कर्नाटक में है ना, सबको ये मरमाऊ गांव पोर्ट गोवा में है, ठीक है। और मैंगलोर पोर्ट कर्नाटक में, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है ना, मैंगलोर कर्नाटक में है और मरम्मा गांव गोवा में है। फिर विशाखापट्टनम इज ए डीपेस्ट लैंडलॉक्ड, बताया गया है कि सबसे गहरा तो वो गहरा पोर्ट है वो कौन सा है, विशाखापट्टनम है, वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट, है ना। जो गहरा होगा वो ऑब्वियसली वेल प्रोटेक्टेड होगा। फिर पारादीप पोर्ट कहाँ है, आपका उड़ीसा में पड़ता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, पारादीप पोर्ट कहाँ है, उड़ीसा में पड़ता है। फिर द एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि आपका जो आपकी एयर ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब जितने भी हवाई जहाज होते हैं इनका नेशनलाइज कब किया गया था, तो 1900 मतलब जो हवाई यात्रा है इसे एयर ट्रांसपोर्ट को कब नेशनलाइज किया गया था, 1953 में। आपको याद होना चाहिए 1953 में एयर ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइजेशन किया गया था। इसी के साथ शायद हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब देखो वीडियो की लेंथ हो चुकी है, तो थैंक यू सो मच आपका देखने के लिए। और आगे नेक्स्ट पार्ट में इसका हिस्ट्री, और फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में हिस्ट्री के बाद में पॉलिटी और इकोनॉमी भी मैं लाऊंगा। बट आपको इसी तरीके से अच्छे से पूरे वीडियो को कंप्लीट करके देखना है। थैंक यू सो मच।